नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। बुखारी साहब जी ना गल करा दियो जी। सर जी कर रहे हो आप, बताओ। बुखारी साहब मैं आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ 1650 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਭਰੀ ਆ ਜੀ। ठीक। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ होना भाई की प्रोसीजर है ਉਹਦਾ जी। आप मुझे ये बताओ, आपका बच्चा जब आप आए थे तो उसकी क्या उम्र थी उस वक्त? वो 2 साल थी जी। 2 साल, ओके। और कब बताया, कब आए थे आप? हाँ जी, कब आए थे? 2004 ਚ ਆਏ ਸੀ दिसंबर ਚ। 2004 दिसंबर। चलो ठीक है, अब आप गौर से सुनो सर। हाँ जी, आपने सही काम ये कर दिया कि आपने एप्लीकेशन डाल दी हुई है। एप्लीकेशन कौन सी बनती है आपकी? ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बनती है। उसमें क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि आप और आपके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, सेटल हो चुके हैं। आपको यहाँ से निकालना, आपको एक्सपेक्ट करना कि आप कहीं और जाके रहोगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज़्यादती है। और इसलिए आपके बच्चों की जो लाइफ गुजरी है यहाँ पे, जो बच्चे आपके पैदा हुए हैं यहाँ पे, या जो बच्चा आपके साथ आया था, अब उससे 2 साल का था। अब 2004 में दिसंबर में उसकी उम्र 2 साल थी। अब दिसंबर 2012 में जाके उसने 8 साल यहाँ पे गुजार लिए होंगे। सो तकरीबन 7.5 साल उसको यहाँ पे ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब ये इतना अरसा जो उसने यहाँ पे गुजारा है, उस अरसे में वो कितना सेटल हो चुका है यहाँ पे बच्चा, वो कितना स्कूल में कितना बिल्कुल यहाँ की पैदावार बन चुका है। जिस तरह के बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं और फिर बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ के चलते हैं, वो उस तरह से बिल्कुल चल रहा होगा। बिकॉज 2 साल की उम्र में उसको क्या होश होगी? जो उसने होश सीखी है, जो समझी है, वो सारा कुछ उसने यहीं पर सीखा होगा। सो इस वजह से उसको यहाँ से निकालना उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। एप्लीकेशन इसमें कौन सी बनती है? ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन FLR बनती है। होम ऑफिस की फीस में जो सारी टोटल बनती है, आपने 1650 पाउंड पे कर दिया, सो वो आपकी होम ऑफिस की फीस सही बनती है। आपने बिल्कुल सही किया अभी तक सारा कुछ। सिर्फ उम्मीद ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लगाने थे, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसमें? अक्सर लोग करते हैं, एक लेटर स्कूल का लगा दिया साथ, एक लेटर डॉक्टर का लगा दिया साथ, एक लेटर 4-5 दोस्तों का लगा दिया साथ कि जी मैं इसको बंदे को जानता हूँ, वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी नाइस मैन, इसको यहाँ पे स्टेटस दे दो। इट डजंट वर्क। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे फ़र्क आता है वकील और वकील के अंदर। एक बंदा एप्लीकेशन करता है, वो आपकी एक एक चीज़ को लेके उसको तैयार करता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन भरता है। अब एक डॉक्टर से लेटर ले लेना कि जी ये बंदा यहाँ पे 2004 से लेके अभी तक रजिस्टर्ड है मेरे पास, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करो, उसको वहाँ पे दिखाओ। वो क्या है कि आप डॉक्टर से कहो कि जी आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल के आपको दे दे। अब वो आप एक प्रिंट आउट ले लेते हो जाके, जो आपके पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। अब वो इतना एक पलंदा निकल आता है जिसके अंदर आप जब जब अपॉइंटमेंट्स आपकी हुई, जो जो आपकी मेडिकेशन आपको दी गई, जब जब आपने फ़ोन किया उनको, वो सारा कुछ आता है। अब एक जज के सामने या केस वर्कर के सामने जब ये चीज़ आती है तो उसको नज़र आता है कि देखो ये बंदा कंटिन्यूसली यहीं पे रह रहा है। उसमें कोई शक वाली बात ख़त्म हो जाती है कि हाँ जी रजिस्टर्ड तो था, जाता था कि नहीं, या यहाँ पे था भी कि नहीं। उसी तरह बच्चों की चीज़ें आती हैं। अब बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों के स्कूल के आप फोटोग्राफ्स लगाएं, उनकी जो पिकनिक्स होते हैं, उनके कोई स्कूल ट्रिप्स होते हैं, उनकी ग्रुप फोटोग्राफ्स होती हैं, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी अटेंडेंस की चीज़ें होती हैं, उनके कोई ड्राइंग्स होती हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ साथ लगाएं। उससे पता चलता है कि बच्चे कितने सेटल्ड हैं यहाँ पे, बच्चे कितने नॉर्मल चल रहे हैं। जिस तरह से कोई और बच्चा चल रहा है उसी तरह से ये वाला बच्चा चल रहा है। इस तरह से जो आपने लोगों के लेटर्स ऑफ सपोर्ट लगाने होते हैं, अब वो खाली ये कह देना हाँ जी मैं इसको जानता हूँ, इसको यहाँ पे स्टेटस दे दो, बहुत अच्छा बंदा है, वेरी गुड कैरेक्टर। ये वेरी गुड कैरेक्टर एक जगह पे, ये तो हर बंदे ने ठेका उठाया होता है दूसरे बंदे के कैरेक्टर के ऊपर। वहाँ पे वो जो गाइडेंस और रूलिंग देने को तैयार होता है कि जी ये बंदा बड़ा गुड कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर की बात नहीं होती। आप लोगों ने जो उसमें लेटर में लिखना होता है वो ये, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मुझे कोई लेटर दे रहा है सपोर्ट का, तो उसमें वो लिखेगा कि यार मैं इस बंदे को कब से जानता हूँ, क्या मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है, कहाँ पे हम लोग काम करते रहे या रहते रहे या किस तरह मिलते रहे, कितना ऑफ्टन हम लोग मिलते हैं, हमारी फैमिलीज के बीच में क्या ताल्लुकात हैं, क्या ये बंदा यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर मैं महसूस करता हूँ कि है कि नहीं। अगर वो चीज़ें हैं तो वो सब कुछ उसमें लेटर में लिख दें। अब बजाय से कि वो 2 लाइनें लिखी हुई हों, ये आपका एक लेटर प्रॉपर बन जाता है।
अब उस लेटर के नीचे अपना नाम लिखें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना एड्रेस लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, साथ अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाएं, साथ एक यूटिलिटी बिल लगाएं। अब पूरा एक एविडेंस बनता है जो एविडेंस इन सपोर्ट आपका जमा कराया जा रहा है, ताकि अगर होम ऑफिस को रिफ्यूज़ भी करे, अपील में आपको मौका मिले, तो अपील में ये बंदा आपके साथ मौजूद होगा और वहाँ जाके एविडेंस देने को तैयार होगा कि मैं वाकई इस बंदे को जानता हूँ और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये बंदा इतनी देर से यहाँ पे रह रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इनके ऊपर ही केस बनाए जाते हैं। सो होपफुली आपका केस सही तरह से तैयार किया गया है और उसको सही तरह से प्रेजेंट किया गया। अभी आपने बताया 3 महीने हुए हैं, अभी तक आपको उसका जवाब नहीं आया। 3 महीने के अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 3 से 6 महीने का टाइम मैं भी देता हूँ इन केसेस के अंदर। अब फैसला क्या आना है? आपने पूछा कि जी वो 7 साल वाले जो जजमेंट है उसका क्या है। अब उसको आप छोड़ दो, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई जजमेंट आती भी है तो उसने ये कहना है, या जो हम वो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों के 7 साल पूरे हो चुके थे उस वक्त जब आपके 7 साल की पॉलिसी को खत्म किया गया, यानी दिसंबर 9, 2008, अब उससे पहले अगर आपके 7 साल पूरे हो चुके हुए थे और आपको उसमें स्टेटस नहीं दिया गया और आपने बाद में अप्लाई किया, तो फिर आपका उसमें बनता है। आपका उसके अंदर वैसे नहीं आएगा क्योंकि आपके 7 साल तो अब जाके हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो वो किसी भी जजमेंट से निकल सकती है, वो क्या निकल सकती है कि जी 7 ईयर पॉलिसी जो ख़त्म की गई, अगर किसी के 7 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो उसको अब स्टेटस मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कि 7 ईयर पॉलिसी को रिवाइव किया जा रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है, जो ये कहता है कि ये 7 ईयर पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया जाएगा। उनकी वो थिंकिंग क्या है, उनका एक तरीका क्या है इसको कहने का, वो समझने का, वो ये है कि अगर आप ये कहते हो कि जी 7 साल किसी तरह से भी गुजार लो, 7 साल अगर आपने इलीगली छुप के जैसे मर्जी गुजार लिए, तो ये इनकरेज करता है लोगों को कि वो आके यहाँ पे इलीगल रहें और उसके बाद उनको 7 साल के बाद स्टेटस दे दिया जाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस वजह से उसको रिफ्यूज़ किया गया। इसकी तरफ इससे ऑपोजिट अगर आर्ग्यूमेंट देखी जाए कि क्या है, तो वो ये है कि भाई अगर 7 साल गुजार लिए बच्चे ने यहाँ पे, तो वो इतने सेटल हो चुके हैं कि उनको यहाँ से निकालना उनके साथ ज्यादती होगी। ठीक है, उनके माँ बाप ने कुछ गलत किया, ओवरस्टे हुए, गलत जो भी था, लेकिन बच्चों का क्या कसूर? अब बच्चों को अगर आप निकालते हो तो बच्चों के साथ ज्यादती है, और उसके साथ अगर आप बच्चों को यहाँ रख के माँ बाप को निकालते हो तो पूरी फैमिली के साथ ज्यादती, तो इसलिए माँ बाप को भी स्टेटस मिलना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट बनती है जिसकी बेस पे 7 ईयर पॉलिसी थी। अब क्या हो रहा है, अब जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, एमके इंडिया है जो अभी हमने चैलेंज किया हुआ है उसको कोर्ट ऑफ अपील में, अगले हफ्ते उसकी हियरिंग चलनी है, अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते उसकी हियरिंग चलनी है। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है, होपफुली कोई अच्छा डिसीजन आएगा। लेकिन एमके इंडिया के अंदर जो अपर टियर ट्राइब्यूनल का डिसीजन है, उसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि हर केस को उसके अपने फैक्ट्स के मुताबिक देखो, उसमें डिसाइड करो कि इन बच्चों के यहाँ पे क्या कनेक्शंस बनते हैं, उसके कनेक्शंस के मुताबिक उनका फैसला करो। अब एमके इंडिया के अंदर बच्चों को बहुत टाइम गुजर चुका था यहाँ पे, जिसको रिफ्यूज नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो भी वो रिप्रेजेंटेशन वगैरह थी, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया गया, इसलिए शायद वो केस को रिफ्यूज किया गया, अदरवाइज वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस बनता था। उसी तरह आपका जो केस है, 7.5 साल बच्चे को यहाँ पर हो गए, बाकी बच्चे यहाँ पैदा हुए, आपके पास तमाम एविडेंस होगा अपना यहाँ पे रहने का, इतने सालों से बच्चों के स्कूल में जाने का और सारा कनेक्शन विद द यूके का, उसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर आपको इसमें स्टेटस मिलता है तो आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिलेगी। अगर उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया, छोड़ना नहीं है, उसके पीछे फिर भी जाना है, चाहे उसको वो अपील का राइट मांगने की कोशिश करो, चाहे आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाओ, चाहे फर्दर रिप्रेजेंटेशन करो, छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि जहाँ आपने उसको छोड़ दिया वहाँ पर फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फाइट जरूर करते रहना इसके लिए। बेस्ट ऑफ लक सर जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी जनाब। हेलो हाँ जी जी बुखारी साहब, मैं सलीम बोल रहा हूँ। जी सलीम साहब। जी सर, मैंने 2 सवाल पूछने थे। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था इंडेफिनेट, और जो कि उन्होंने सैलरी की बेस पे रिफ्यूज कर दिया और अपील का राइट नहीं दिया उन्होंने। फिर हम जुडिशियल रिव्यू में गए, वो पेपर पे भी रिफ्यूज हो गया, और फिर हम हेयरिंग पे गए। हेयरिंग पे हो गया डिसाइड, लेकिन हेयरिंग से एक दिन पहले जो है ना, वो ट्रेजरी सोलिसिटर से मेरे सोलिसिटर ने जो वो करते हैं, क्या उसका नाम है, एग्रीमेंट हो गया उनका, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया। हाँ जी, और एग्रीमेंट हो गया कि जी खत्म कर दें जुडिशियल रिव्यू और न्यू एप्लीकेशन डाल दें। ठीक। अब न्यू एप्लीकेशन तो हम तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि मेरा जो है ना पासपोर्ट वो वैलिड है, उस पर वीजा नहीं है, क्योंकि इतने लंबे प्रोसीजर में वो वीजा खत्म हो गया। और मेरी फैमिली का जो है ना, वो पासपोर्ट भी और वीजा भी खत्म हो गया। मैंने हाई कमीशन से बात की, उन्होंने कहा जी विदाउट वीजा के हम पासपोर्ट नहीं बना सकते जी। तो ये पूछना था कि ये एक तो ये कि पासपोर्ट का क्या कर सकते हैं, और दूसरा ये
कि ये जो एप्लीकेशन अब हम डालेंगे इसमें कितनी जान है और हम पे करेंगे उसका लाजमी, हम पे तो हमने करना है, तो उसमें क्या हो सकता है और आगे उसका क्या वो नतीजा निकल सर सकता आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने अप्लाई किस बेस पे किया था? इंडेफिनिट लीव टू रिमेन For टियर what? 2 Tier 2, अच्छा यानी वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट पे था सर। ओके, सो उन्होंने आपको रिफ्यूज किस पॉइंट पे किया कि आपकी सैलरी हाँ, जो सैलरी ईयर की बनती है 18,000 वो बनी थी 16 समथिंग, राइट? तो वो पे बाद में एविडेंस वगैरह लगा के कोर्ट में भी भेजे थे, एम्प्लॉयर्स ने हेल्प की थी कि सारे एविडेंस लगा के हमने भेजे थे, लेकिन वो है कि उसी एविडेंस को देख के ट्रेजरी सोलिसिटर ने एग्री करके वो जो है ना हमें नई एप्लीकेशन की जो वो की नहीं तो परमिशन नई दी है। एप्लीकेशन क्यों नहीं? फिर अगर उन्होंने एविडेंस को मान लिया तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आपकी पुरानी एप्लीकेशन को हम रिकंसिडर करेंगे और उसी के ऊपर फैसला करेंगे? व्हाई शुड यू बी पेइंग द होम ऑफिस फीस ट्वाइस? अगर पहले वो अपने फैसले को मान रहे हैं कि हाँ उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, तभी आपसे उन्होंने कहा ना कि आप विड्रॉ करें इसको, हम इसको दोबारा देखेंगे। अगर दोबारा देखना है तो उसमें आपकी नई एप्लीकेशन करने की तो कोई सेंस नहीं बनती। बल जो मेरे सोलिसिटर ने मुझे ये बताया कि जो साइन हुआ है उनका कि एग्रीमेंट हुआ है कि जी ये आप वो नए कंसेंट ऑर्डर होता है। जी उस हाँ जी consent बिल्कुल order के वो अंदर हुआ ये है, चीज़ उस पर होनी साइन चाहिए। हुआ है कि ये जुडिशियल रिव्यू खत्म करके उन्होंने न्यू चलो। एप्लीकेशन का हमें वो ओके, मैं दिया आपको है। वैसे जनरली बता देता हूँ जी, अब आप सुन लीजिए। जी थैंक पहले यू तो वेरी ये मच। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जुडिशियल रिव्यू में कंसेंट वाली क्या बात होती है। जब आप किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, आप कहते हैं कि ये फैसला गलत किया गया है, इसके खिलाफ मुझे अपील का राइट भी नहीं दिया गया, किसी ने तो देखना है इसको, कौन देखेगा? वो जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू में आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि एक जज जो जुडिशियल डिसीजन करता है वो बैठ के रिव्यू करे उस फैसले को जो होम ऑफिस ने किया है या किसी पब्लिक बॉडी ने किया है। अब आप उसको जब चैलेंज करके लेके जाते हैं, अब ऑन पेपर अगर इनके केस में रिफ्यूज हो गया यानी परमिशन फॉर जुडिशियल रिव्यू रिफ्यूज हो गई, फिर आप उसको रिन्यू करते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है कि आप उनसे कह रहे हैं कि जी हमें ओरल हेयरिंग चाहिए, जिस हेयरिंग पे आके हमने इस केस को आर्ग्यू करना है और जज को ये प्रूव करना है कि इसमें परमिशन मिलनी चाहिए, आर्ग्यूबल केस बनता है। अब जब आप ओरल हेयरिंग पे जाते हैं तो वहां जाके ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जज होता है, वहां पे ट्रेजरी सोलिसिटर की तरफ से उनका बैरिस्टर आता है, आपका बैरिस्टर या आपका सोलिसिटर वहां पे जाता है और केस को आर्ग्यू करता है। अब वहां पे अगर आपने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया और आपको परमिशन मिल गई उसके ऊपर, तो फिर केस जाता है सब्सटैंटिव हेयरिंग के ऊपर, जहां पे हाई कोर्ट में प्रॉपर उसकी हेयरिंग होती है। अक्सर क्या चीज होती है, अगर होम ऑफिस को नजर आ रहा है कि उन्होंने कहीं पे कोई गलती की है और वो फजूल में ही उस चीज को खींचते ले गए हैं, तो फिर वो आउट ऑफ कोर्ट आपसे सेटल कर लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा आप क्या चाहते हैं, हम फैसला दोबारा करें, चलो ठीक है ये विड्रॉ कर लो, आप विड्रॉ करो उसको, हम एक ऑर्डर साइन कर देते हैं आपके साथ कि इस फैसले को हम दोबारा से देखेंगे। अब आमतौर पे ये चीज़ होती है। आपके केस में जो अभी आपने सवाल पूछा, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपकी नई एप्लीकेशन करने का क्या जवाब बन रहा है। बिकॉज या तो हो कि होम ऑफिस कहे कि जी आपकी पहली एप्लीकेशन जो थी हम उसके पैसे वापस करते हैं, आप नई एप्लीकेशन करें, हम इसको कंसिडर करेंगे। भाई आपने जब पहले भी पैसे दिए उसको कंसिडर किया गया, उन्होंने रिफ्यूज किया, आप कहते हो उनका फैसला गलत था, आप जुडिशियल रिव्यू तक उनको लेके गए, वहां पे जाके उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम दोबारा इसको देखेंगे, हम कुछ करेंगे। इसका मतलब वो अपनी गलती मान रहे हैं। जब वो अपनी गलती मान रहे हैं तो व्हाई शुड यू बी मेकिंग अ न्यू एप्लीकेशन? मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं समझ आई। एनीवे, अपने वकील से कंफर्म कर लीजिएगा इसको। हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जिसका मुझे ना पता हो, लेकिन हो सकता है ये भी हो कि आपका वकील उनसे राब्ता करे और कहे कि जी माई क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू पे फॉर द एप्लीकेशन अगेन। हमें पे करने की क्या जरूरत है, जो पहले एप्लीकेशन की गई थी उसके साथ हमारी फर्दर रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया जाए और उसके ऊपर फैसला करो, तो फिर बात बनती है। अब जो आपने पासपोर्ट्स की बात पूछी, ये पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ मेरी बड़ी वो एक शिकायत है कि वो आपके पासपोर्ट होते हुए भी, पुराना पासपोर्ट आपके पास है, उसको रिन्यू नहीं करते, ये कह के कि जब तक स्टेटस नहीं होगा तो हम रिन्यू नहीं करेंगे। मेरी एक आर्ग्यूमेंट उसमें हमेशा ये रहती है कि जी पाकिस्तानी पुराना पासपोर्ट अगर आपके पास है, वो पुराना पासपोर्ट गलत तो नहीं है। या तो कहो कि ये पासपोर्ट सही तरह इशू नहीं हुआ, ये हमने इशू नहीं किया, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू नहीं किया, तो फिर तो मैं कहता हूं हाँ जी ठीक है आपकी बात सही है। लेकिन जब आप कहते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो भाई मैं आपसे स्टेटस तो नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू करो, विच इज माई डॉक्यूमेंट ऑफ माई आइडेंटिटी। ये अगर मैं ट्रैवल करना चाहूं तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहूं तो कर सकता हूं। सो आप इसको स्टेटस के साथ क्यों वो एक कनेक्ट कर देते हैं? आई एम श्योर कोई ना कोई अग्रीमेंट गवर्नमेंट का होगा विद द यूकेबीए जिसकी वजह से उनको ये चीज़ करनी पड़ रही है। बट पर्सनली मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप अपना आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, अब क्या होता है इसका मकसद, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, वो अपने आईडी लेके जाना चाहते हैं,
आईडी कार्ड उनके अक्सर माने जाते हैं। इंडिया वाले लोग होते हैं, इंडिया वालों के तो आईडी कार्ड्स ही नहीं होते। पाकिस्तान में तो चलो फिर भी एक नेशनल आईडी कार्ड होता है। इंडियन नेशनल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, उनके पासपोर्ट्स भी इसी तरह की प्रॉब्लम होती है कि जी स्टेटस नहीं है तो पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये पासपोर्ट्स रिन्यू होने चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक टू योर मैटर सर, आपका पासपोर्ट वो रिन्यू नहीं करेंगे जब तक आपके पास स्टेटस नहीं होगा। पासपोर्ट्स की फिक्र ना करें, आपने जब अप्लाई करना है अप्लाई कर दें आप। अगर पासपोर्ट्स उनके पास हैं तो ठीक है, अगर उनके पास नहीं है यूकेबीए के पास, तो वो आपको पेपर पे स्टेटस लगा के दे देंगे और उस पेपर को आप फिर ट्रांसफर करवा सकते हैं ऑन टू अनदर पासपोर्ट, जो भी आप उससे जाकर रिन्यू करवा सकते हैं। सो उस वक्त आपको उसमें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला मैटर है, इसमें ये जरूर देखें कि आपको नई एप्लीकेशन विद न्यू फीस क्यों करनी पड़ रही है। ऑलराइट, अगला सवाल लेते जी। हेलो 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 जी। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ जी सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं यहाँ पे स्पॉन्सर वीजा पे आई थी 2009 में। स्पॉन्सर वीजा कौन सा, स्पाउस वीजा? हाँ जी हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए थे और 2011 में 2010 में मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था। ठीक। और 11 में दिसंबर में मुझे इंडेफिनिट लीव मिल गई थी। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नेशनैलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मैं नवंबर में इंडिया जाती हूँ तो क्या मैं उधर से आके जनवरी में अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं? आप मुझे ये बताइए 2009 में आप कब आई थी यूके? 18 नवंबर को। 18 नवंबर। उससे पहले आप कहाँ थी? इंडिया में थी मैं। इंडिया, तो यूके में तो नहीं रह रही थी पहले आप? नहीं। ओके। 18 नवंबर 2009 से आपने 3 साल काउंट करने हैं। 18 नवंबर 2010, 18 नवंबर 2011, 18 नवंबर 2012। 18 नवंबर 2012 को आपके टोटल 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं यूके में लीगली रहते हुए। नाउ प्रोवाइडेड 18 नवंबर 2012 से एक साल पहले अगर आप देखें, यानी 18 नवंबर 2011 तक आपने 90 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं गुजारे, और टोटल पीरियड में आपने जो सारा पीरियड आपको गुजरा वो लीगल गुजरा यहाँ पे, देन यू आर फाइन। फिर आप उसकी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको इंडेफिनिट लीव मिले हुए एक साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज टोटल टाइम पीरियड जो आपने गुजारना है वो 3 इयर्स का गुजारना है। और सर अगर मैं इंडिया चली जाती हूँ इस बीच में, जैसे नवंबर में, हाँ, तो फिर मैं वहां से आके जनवरी में अप्लाई कर सकती हूँ नेशनैलिटी के बिल्कुल लिए? कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि 3 इयर्स जैसे कंप्लीट होंगे तो उसी दिन आपने अप्लाई करना है। आप उससे ऊपर चले जाती हैं, मिनिमम पीरियड 3 इयर्स का होना चाहिए आपके पास। अगर आप नवंबर में जाती हैं, जनवरी में आप वापस आती हैं, यानी 3 मंथ से ज्यादा आप बाहर नहीं गुजारती, बिकॉज जब आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो जो पिछला 1 साल गुजरा होता है उसमें 3 महीने से ज्यादा आप बाहर ना हो, वो चीज जरूरी है। सो प्रोवाइडेड आपके पिछले 1 साल में 3 मंथ से ज्यादा का गैप ना हो, देन दैट्स फाइन। आप जनवरी में भी आके अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओह यू वेलकम, ऑल द बेस्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हेलो जी। हेलो, परमिशन चाहिए कि आप दे सकते हो? आप सॉरी दोबारा बोलें, आई मिस समथिंग देयर। हाँ जी सर, मैं 2001 में आया था, हाँ, एजेंट के थ्रू आया था पाकिस्तान से। तो पैसे दिए थे, तो जब हीथ्रो पे आया था तो पासपोर्ट साइड में लगा दिया, फिर अलग कुछ और नाम दिया, फिंगरप्रिंट्स हुए, असैलम किया, जो रिफ्यूज होना था रिफ्यूज हो गया। फिर 2007 में मैं पाकिस्तान गया, मैरिज किया, अभी मैं 4.5 साल से इधर हूँ। मैंने वो डिक्लेयर नहीं किया कभी भी हो, सो क्या मुझे वो बताना चाहिए? दूसरा क्या बात डिक्लेयर नहीं किया आपने? शादी डिक्लेयर नहीं की कि साइलेंट डिक्लेयर नहीं किया? दूसरा नाम दिया था ना, फिंगरप्रिंट्स। राइट। और दूसरी सवाल ये है कि मेरी वाइफ है वो यूरोपियन यूनियन से है, लिथुआनियन से है, अब उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी मैं 4.5 साल से लीगली रह रहा हूँ, क्या मैं नेशनल सिटीजनशिप के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ? पहले मुझे एक दो चीजें बता दें। अभी जो आप 4.5 साल से रह रहे हैं, क्या आपको स्टेटस मिला हुआ है एज ए यूरोपियन नेशनल डिपेंडेंट? जी मेरे 5 ईयर की रजिस्टर परमिट है अभी। ओके फाइन, सो वो आपके पास है ऑलरेडी। चले मैं बताता हूँ जी। जो नेशनलाइजेशन वाली बात है वो तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं होता। जब आप यूरोपियन नेशनल के साथ रह रहे होते हैं और आप 5 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। जब परमानेंट रेजिडेंस मिलता है उसके बाद जाके आप 1 साल वेट करने के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो बात सही बनती है, बिकॉज फिर आप नेशनलाइजेशन रूल्स के मुताबिक अप्लाई कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि जी आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अब वो आपका कहीं पे इन्फॉर्मेशन निकली इसलिए नहीं क्योंकि आपने पहले जब असाइलम किया था जिस नाम से भी आपने किया, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए होंगे वो उस नाम से हुए होंगे, यानी जो आपके बायोमेट्रिक्स हुए हैं। अभी आपके जो भी इन्फॉर्मेशन चल रही है कहीं पे आपके फिंगरप्रिंट्स वाली बात नहीं आई। आई वुड सजेस्ट कि बेहतर है कि आप बता दें, क्योंकि कहीं पे भी जाके आप पासपोर्ट बनवाने लगें या इंडेफिनिट लीव के लिए भी अब आपने अप्लाई करना होगा या नेशनलाइजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, कहीं पे अगर आपको फिंगरप्रिंट्स मांग लिए उन्होंने और फिंगरप्रिंट्स किए और वो मैच हो गए किसी और नाम के साथ, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़रूर पड़ेगी। सो इसलिए बेहतर है कि आप उनको बता दें। एक चीज़ जो आप खुद सच सच पहले बता दें, पकड़े जाने से पहले। अक्सर मुझे वो मिलता है, फ़ोन कॉल आती है कि जी मैं डिटेंशन सेंटर में हूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ। भाई मर्जी तो आपकी उस दिन खत्म होगी जिस दिन आपको डिटेन किया गया। अगर आप अपनी मर्जी से जाना चाह रहे थे तो पहले जाना था, पकड़े जाने के बाद आप क्या फ़ायदा। ये वही बात आती है कि जब आप ये कहते हैं कि जी मैं उनको इन्फॉर्मेशन अपनी बताना चाहता हूँ, तो पहले बताओ। ये नहीं कि कल को आपको रिफ्यूज़ किया जाए, आप पकड़े जाओ और वो कहेंगे जी देखो हमारे पास सारा एविडेंस मौजूद है, तो आप कहो हाँ जी मैं तो बताने वाला था। नहीं, पहले से उनको बता दो, पहले से आप वो इन्फॉर्मेशन दे दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आपने जिस बेस पे रहना है यहाँ, वो आपकी शादी की बेस है, वो आपकी यूरोपियन नेशनैलिटी जो आपकी वाइफ की थी उसकी बेस पे है। अब वो उसके अंदर ये सारी चीज़ इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उनको ना बताया हुआ, कल को आपने कोई और एप्लीकेशन की अंडर द इमिग्रेशन रूल्स और फिर उन्होंने ये चीज़ निकाली, तो पैराग्राफ 320 आपके ऊपर लग सकता है जिसमें वो आपको बैन कर सकते हैं। सो बेहतर है कि कोई चीज़ विदहोल्ड करने से पहले, विदहोल्ड करने की बजाय आप उनको सही से बता दें, ताकि उनको मालूम हो कि आप क्या चीज़ कर रहे हो और आप क्या पहले चालाकियाँ करते रहे हो। बिकॉज उसकी अब वैल्यू कोई नहीं है। बता देने से नुकसान कोई नहीं है, छुपा देने से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो बेहतर है आप उनको बता दें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी वहाँ पे उनके पास अपडेटेड मौजूद हो। ओके जी, नाज़रीन आज के प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सवालों के जवाब मिल जाते हैं और आगे भी आपका इंटरेस्ट रहेगा इसी तरह प्रोग्राम में। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये जो वीकेंड आ रहा है, ये जो फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह बर्मिंघम में होऊंगा। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, अपना कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपसे बर्मिंघम में मिलूँगा। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।